हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंककि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 3161। वाह, यह तो वाकई एक रोमांचक अंश है। मैं इसे उपन्यास के अंदाज में आपके दिए गए सभी हिंदी नामों का इस्तेमाल करते हुए लिखूंगा। अध्याय: अदृश्य कवच और बढ़ता कोलाहल। आर्यन अपनी कार्यशाला में गहन ध्यान में लीन था। साधारण युद्ध वस्त्रों को बनाने में उसे कभी कोई त्रुटि नहीं होती थी, परंतु यह साधारण नहीं था। यह नाग कवच था। इसका आकार ऐसा नहीं था कि आर्यन को आकार की परवाह नहीं थी, बल्कि उसे एक विशेष सामग्री का पूरी क्षमता से उपयोग करना था, ताकि नीले नाग के पवित्र पूर्वज इसे स्वतंत्रतापूर्वक धारण कर सकें। यद्यपि फांग कुन पैराडाइज दिखने में छोटा था, परंतु भीतर से वह एक विशाल संसार था। और शक्ति। नाग कवच की सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी शक्ति थी। यदि वह अपनी शक्ति प्रदर्शित न कर पाता तो नाग कवच केवल देखने में सुंदर लगता और योद्धाओं के संसार में केवल सुंदरता निरर्थक थी। अंततः सुरक्षा। जब तक आर्यन द्वारा बनाई गई वस्तुएं विशेष न होती, वह सुरक्षा को सबसे अधिक अनदेखा करता था। उसके लिए सबसे शक्तिशाली आक्रमण ही सबसे अच्छी सुरक्षा थी। परंतु नीले नाग के पवित्र पूर्वज को नाग कवच की आवश्यकता थी, ताकि वह कुछ विशेष शक्तियों को रोक सके। यद्यपि उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं था, आर्यन महसूस कर सकता था कि वे जिस शक्ति की बात कर रहे थे वह बहुत शक्तिशाली और उनके लिए घातक थी। उसे अपनी सुरक्षा को परिपूर्ण करने पर विचार करना ही था। एक भी बिंदु को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। किस्मत का काला पत्थर, सुरक्षा के लिए किस्मत। बैंगनी दानवी पत्थर, शल्क कवच। आर्यन ने उन्मादपूर्वक शुद्ध आत्मा अग्नि का उपयोग करते हुए उसे परिष्कृत किया। इस तकनीक के निरंतर उपयोग से उसकी वास्तविक आत्मा ऊर्जा का भारी मात्रा में उपभोग हो रहा था। साधारण व्यक्ति इसे सहन नहीं कर पाता और उनका दांतियान शक्तिहीन हो जाता। एक दिन, 2 दिन आर्यन ने एक कदम भी बाहर नहीं रखा। घर के बाहर के लोग पूरी शक्ति से साधना कर रहे थे। कोई नहीं रुका, कोई नहीं चाहता था कि वे पीछे छूट जाएं। 2 दिन और बीत गए। आर्यन अभी भी इसे बनाने में जी जान से लगा हुआ था। इसे थोड़ा थोड़ा करके सिलना और अपनी शक्ति का उपयोग करके इसे थोड़ा थोड़ा करके जोड़ना एक अतुलनीय रूप से लंबी प्रक्रिया थी। इस प्रक्रिया के दौरान आर्यन ने जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। बिना किसी व्याकुलता के वह निस्वार्थता के संसार में समा गया। सम्राट क्षेत्र का उदय और कोलाहल का आरंभ। धमाका। हाँ हाँ हाँ, मैं भी सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर गया हूँ। सम्राट क्षेत्र की शक्ति, क्या यही सम्राट क्षेत्र की शक्ति है? ईश्वर का धन्यवाद। आपको जिस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहिए वह युवा स्वामी आर्यन हैं। हाँ हाँ हाँ, वह मेरे जीवित माता पिता के समान हैं। उन्होंने मुझे दूसरा जीवन दिया है। अब से कोई भी मुझे कम नहीं समझेगा। कई लोग उत्साहित थे। तान दापाओ और अन्य भी वैसे ही थे, लेकिन उन्होंने कोई उत्साह नहीं दिखाया। वे जानते थे कि भविष्य में उन्हें किस तरह के दुश्मनों का सामना करना होगा। आर्यन के 10,000 संतों की चोटी छोड़ने के बाद अन्य 7 चोटियों ने तुरंत उस पर अधिकार करने के लिए लड़ना शुरू कर दिया। कुछ दिनों की लड़ाई के बाद अंततः उस पर युद्ध शिखर के एक स्वर्गीय ऋषि क्षेत्र के वृद्ध ने अधिकार कर लिया। कुछ विचार विमर्श के बाद उन्होंने अमर भाग्य संप्रदाय को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। किसी को भी अमर भाग्य संप्रदाय के क्षेत्र को छूने की अनुमति नहीं है।
संप्रदाय प्रमुख अमर निवास के उन लोगों का क्या? हम अगर आर्यन न होता तो हमारा अमर भाग्य संप्रदाय ऐसा नहीं होता। आर्यन हमारे अमर भाग्य संप्रदाय का पापी है। उसे समाप्त किया जाना चाहिए। लेकिन उसकी साधना शक्ति से वह अमर सम्राटों और अधिपति विशेषज्ञों को मार सकता है। हम मैंने सुना है कि आर्यन 10 दिनों में महान सभा की तैयारी कर रहा है और एकांतवास में है। वर्तमान संप्रदाय प्रमुख, ये मुचैन की आंखों में चमक आई। आर्यन एकांतवास में है। हाँ हाँ हाँ, यही हमारा अवसर है। यदि हम उसके साथ लाए गए सभी बूढ़े और कमजोर लोगों को मार डालते हैं तो वह महान सभा में किसे लाएगा? इसके अलावा वह अब कुछ भी नहीं है। वह हमारे अमर भाग्य संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। यदि हमें महान सभा में जाना है तो वह हमें होना चाहिए। उसकी बारी कब आएगी? ये मुचैन ठंडी हंसी हंसा। तुरंत लोगों को अमर निवास भेजो। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद ये मुचैन ने धीरे से कहा, अमर निवास में आर्यन के अलावा कई विशेषज्ञ हैं। हम अभी स्वर्गीय ऋषि विशेषज्ञों को नहीं भेजते। पहले स्थिति का पता लगाने के लिए कुलीन सम्राटों की एक टीम भेजते हैं। वह एक चालाक बूढ़ा लोमड़ी था। वह आसानी से ऐसी किसी चीज की कोशिश नहीं करेगा जिसमें उसे विश्वास न हो। कुछ ही देर बाद 8 शिखर सम्राटों की एक टीम अमर निवास के लिए रवाना हुई। कुछ घंटों बाद वे अमर निवास पहुंचे। अमर निवास पहुंचते ही सम्राट अत्यंत अहंकारी हो गए। क्या कोई अभी भी जीवित है? यहां से दफा हो जाओ। संप्रदाय प्रमुख का आदेश है कि तुम अमर निवास से दफा हो जाओ। एक आदमी ने गंभीरता से कहा। अमर निवास में साधना कर रहे लोगों ने अपनी आंखें खोलीं और आर्यन के कमरे की ओर देखा। कमरे से कोई आदेश नहीं आ रहा था, इसलिए आर्यन ने स्वाभाविक रूप से सुना था। हालांकि अगर उसे ऐसी छोटी सी बात के लिए बोलना पड़ता तो उनके कुछ दिनों की साधना व्यर्थ हो जाती। स्वर्ग राजा युआन बाहर निकले और उदासीनता से बोले, हमारे संप्रदाय प्रमुख एकांतवास में हैं, यहाँ शोर न करें। ओह, यह तो श्वेत अश्वतांगहुआ स्वर्ग राजा युआन है। क्या तुम भी आ गए? यह सही है, तुम्हारा आर्यन कचरा पूर्वी शाही शहर से आया है। बेशक तुम बूढ़े कचरा, युवा कचरा के पीछे चलोगे। क्या यह सही नहीं है सब लोग? हाँ हाँ हाँ। कचरा जो सम्राट क्षेत्र में भी प्रवेश नहीं कर सकता, तुम सोचते हो कि तुम्हें हमसे बात करने का अधिकार है? तांग हुआ, मैं अमर भाग्य संप्रदाय में तुमसे कुछ साल बाद आया और मेरी साधना स्वर्गीय ऋषि क्षेत्र तक पहुंचने वाली है। बूढ़ा कचरा, हाँ हाँ हाँ। आठों हंस पड़े। स्वर्ग राजा युआन न तो चिंतित थे और न ही अधीर और शांति से बोले, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, मेरे संप्रदाय प्रमुख एकांतवास में हैं, कृपया यहाँ शोर न करें। भाड़ में जाओ। एक आदमी ने तुरंत चिल्लाया, मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, है ना? तुम बूढ़े कचरा हमारे सामने इतनी धृष्टता करने की हिम्मत करते हो? तुम्हें तो छोड़ो, यहाँ तक कि वह छोटा कचरा आर्यन। जैसे ही उसने वह छोटा कचरा आर्यन कहा, स्वर्ग राजा युआन ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी और उसके शरीर से सुनहरी रोशनी बह निकली। एक क्रूर हत्या की मंशा जारी हुई। क्या देख रहे हो? चलो इस बूढ़े कचरा से मुकाबला करते हैं। उसे पूरा करने का इंतजार किए बिना स्वर्ग राजा युआन अपने स्थान से गायब हो गए और एक पल में बोलने वाले आदमी के पीछे खड़े हो गए और कोल्डली बोले, मैं यह कह सकता हूँ, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं करता। कड़क, एक दिव्य प्रकाश की चमक के साथ उसकी गर्दन टूट गई। एक सिर लुढ़क गया।
ताज़ा रक्त चारों ओर फैल गया। अन्य 7 चौंक गए, उनके चेहरे भयावह हो गए। बहुत तेज। उनके पास प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं था। वे यह भी नहीं जानते थे कि स्वर्ग राजा युआन ने अपना कदम कैसे उठाया। वे सातों गुप्त रूप से कांप गए। तुम्हारी साधना। स्वर्ग राजा युआन हल्के से मुस्कुराए और बोले, स्वर्ग संत स्तर 1। नहीं नहीं, असंभव, तुम्हारे जैसे कचरा कैसे कर सकता है। उसे पूरा करने का इंतजार किए बिना। कड़क। एक और दिव्य प्रकाश चमका और एक और व्यक्ति का सिर गिर गया। बाकी 6 ने प्रतिक्रिया की और भाग गए, लेकिन स्वर्ग राजा युआन का उन्हें जाने देने का कोई इरादा नहीं था। मैंने तुम्हें एक मौका दिया है, तो तुम सबको मरना होगा। कुछ ही सेकंड में 8 सम्राट क्षेत्र के कुलीन योद्धा तुरंत मारे गए। स्वर्ग राजा युआन ने 10,000 संतों की चोटी की दिशा में देखा। उसकी नजरें तन गईं। युवा स्वामी आर्यन शांत स्वभाव के हैं। वह तुम लोगों के साथ कुछ नहीं करेंगे जिन्होंने संप्रदाय छोड़ दिया है, लेकिन तुम उसे परेशान करोगे। यह पहला बैच था और भी आने वाले थे। आर्यन एकांतवास में था, इसलिए स्वर्ग राजा युआन किसी को भी उसे परेशान नहीं करने देंगे। और अब इस रोमांचक कहानी में आगे क्या होगा? क्या आर्यन का कवच पूरा हो पाएगा और क्या अमर भाग्य संप्रदाय की ये चालें उन्हें भारी पड़ेंगी? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3162। आर्यन को ज्ञात था कि स्काई किंग युवा स्वर्गदेव युआन जा चुके हैं, अतः उसने उन्हें रोका नहीं। यद्यपि वह नाग कवच बना रहा था, उसके भीतर से निकलती आभा निरंतर अपने आसपास के परिवर्तनों को भांप रही थी। स्वर्गदेव युआन पहले ही स्काई सेंट स्वर्ग संत के प्रथम स्तर पर थे। उनका स्तर ऊंचा नहीं था, किंतु वे एक जागृत व्यक्ति थे। सामान्य स्वर्ग संत श्रेणी के योद्धा उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। 10,000 संतों की चोटी पर स्वर्ग संत श्रेणी के योद्धा अधिक नहीं थे, इसलिए यदि वह जाता भी तो उसे कोई हानि नहीं होती। इसके अतिरिक्त टैन डपाओ भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहा था। टैन डपाओ के वहां होने से चिंता की कोई बात नहीं थी। हफ। आर्यन ने एक गहरी सांस ली, अपने हाथों में नाग कवच के बारीक और घने मूल रूप को देखा और बोला, बस एक अंतिम प्रक्रिया बची है। उसने 6 दिनों और 6 रातों तक अपनी आंखें बंद नहीं की थीं, और उसकी मानसिक शक्ति अत्यधिक केंद्रित थी। आर्यन की मानसिक शक्ति थोड़ी थकी हुई लग रही थी, लेकिन आर्यन इस अंतिम प्रक्रिया में लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। भ्रूण रूप पहले ही बन चुका था, और यदि वह उसे और भी शक्तिशाली बनाना चाहता था, तो आर्यन को अंतिम चरण में और भी सावधान रहना होगा। शक्ति संलयन। नीलनाग पवित्र पूर्वज हल्के से गरजे और बोले, आर्यन, मैं इस नाग कवच से पहले ही बहुत संतुष्ट हूँ। उन्हें चिंता थी। उन्हें नाग कवच की चिंता थी, और उससे भी ज्यादा आर्यन की चिंता थी। एक बार यदि शक्ति का संलयन विफल हो जाता, तो आर्यन के शरीर को भी गंभीर चोटें लगतीं। आर्यन ने कहा, मैं वह व्यक्ति हूं जो पूर्णता की सबसे ज्यादा तलाश करता हूं। मैं इस कदम तक पहुंच चुका हूं, तो इसे खत्म क्यों न करूं? चिंता न करें, मुझे पूरा विश्वास है। नीलनाग पवित्र पूर्वज ने और कुछ नहीं कहा। वे नाग कवच के संबंध में ज्यादा मदद नहीं कर सकते थे, और वे अपनी नीली नाग शक्ति का इंजेक्शन भी नहीं लगा सकते थे, है ना? ओह! आर्यन ने अपनी सांसें समायोजित की और विचार चला, रहस्यमयी शक्ति। रहस्यमयी शक्ति की 4 बूंदें अभी भी बची थीं, और एक और बूंद का उपयोग करने के बाद केवल 3 बूंदें बची थीं। इस स्तरीय विशेष वस्तु। उसकी शक्ति नाग कवच को किस चीज में बदल सकती है?
आर्यन नहीं जानता था, किंतु उसे जल्द ही पता चल जाएगा। रहस्यमय तरल आर्यन की हथेली के ऊपर तैर रहा था। आर्यन थोड़ा उत्साहित था और बोला, आओ। तरल गिरा। जैसे ही वह नाग कवच पर टपका, ऐसा लगा जैसे कोई ज्वाला जल रही हो। ऊर्जा की एक लहर ने पूरे नाग कवच को ढक लिया और शक्ति एक प्रचंड ज्वार की तरह नाग कवच के हर कोने में उमड़ पड़ी। हर शल्क कांप रहा था, मानो वह एक कायापलट से गुजर रहा हो और अपने भीतर एक जीवन को जन्म दे रहा हो। पूरा नाग कवच कांप रहा था। नीलनाग दिव्य पूर्वज भी नाग कवच को ध्यान से देख रहे थे। साथ ही उन्होंने आर्यन के पूरे शरीर की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। विफल होना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वे हमेशा और सामग्री ढूंढ सकते थे। किंतु आर्यन घायल नहीं हो सकता था। हाँ हाँ हाँ, जादुई शक्तियां वास्तव में भयंकर हैं। नाग कवच का रूपांतरण देखो। ऐसा लगता है जैसे इसमें अपना जीवन हो। आर्यन ने नाग कवच की शक्ति में हो रहे परिवर्तनों का अवलोकन किया। वह सिस्टम के माध्यम से नाग कवच के गुणों की जांच करता रहा। उसके गुण लगातार बढ़ रहे थे। धमाका, धमाका, धमाका। यह एक पागलपन भरा रूपांतरण था। वस्तु नाग कवच अनाम। रक्षा 10 सितारे अभी भी बढ़ रहा है। शक्ति 12 सितारे अभी भी बढ़ रहा है। सब कुछ अत्यधिक तेजी से बढ़ रहा था। आर्यन का दिल उछल पड़ा जब उसने इसे देखा। ऐसा लगा जैसे उसका दिल उसके गले से बाहर निकलने वाला था। बहुत तेज, हाँ हाँ हाँ। जैसे जैसे गुण मजबूत होते गए, नाग कवच की सतह पर विशाल ऊर्जा अभी भी जल रही थी। जैसे जैसे गुण मजबूत होते गए, वह और भी फूलता गया। शल्क इसे सहन नहीं कर पा रहे थे। इस समय आर्यन की आंखें काली पड़ गईं। धत, यह बुरा है, मैं बहुत ज्यादा दिखावा कर रहा था। यह जादुई शक्ति बहुत भयंकर है। यदि ऐसा चलता रहा तो नाग कवच का यह सेट पूरी तरह से धूल में बदल जाएगा। लानत है। यह आर्यन की उम्मीदों से परे था। उसने सोचा था कि नीलनाग दिव्य पूर्वज द्वारा चुने गए सिंह परिवार की सामग्री सभी शीर्ष श्रेणी की सामग्री थी जो किसी भी प्रकार की शक्ति का सामना कर सकती थी। लेकिन अब जादुई शक्ति ने नाग कवच पर पूरी तरह से हावी हो गई थी। यदि ऐसा जारी रहा तो नाग कवच टूट जाएगा। नहीं। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैं भविष्य में भी नाग के सिर पर सवार होकर शान दिखाना चाहता हूं। तुम मुझे कैसे नष्ट कर सकते हो? तुरंत आर्यन की आंखें दुर्भावनापूर्ण हो गईं। उसने अपना दाहिना हाथ पलटा। उसके हाथ में रक्तसार की एक मोटी बूंद तैर रही थी। जब नीलनाग दिव्य पूर्वज ने आर्यन के रक्तसार को देखा तो उन्होंने तुरंत कहा, नहीं। आपका रक्तसार अत्यंत अनमोल है। आप इसे लापरवाही से उपयोग नहीं कर सकते और मैं इसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। जल्दी से इसे वापस ले लो। आर्यन कालिसफेद और बूढ़े दानव के बीच की बातचीत नहीं सुन सकता था, लेकिन नीलनाग सुन सकता था। आर्यन का रक्तसार उसके लिए अत्यंत अनमोल था और वह एक बूंद भी बर्बाद नहीं कर सकता था। उसका अपना नाग कवच केवल उसकी शक्ति और रक्षा बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता था। वह आर्यन के रक्तसार का उपयोग कैसे कर सकता था? वह इसका उपयोग नहीं कर सकता था। उसने इसका उपयोग करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि आर्यन के शरीर में कुछ बहुत बड़े दिग्गज थे। वह हिलने की भी हिम्मत नहीं करता था। आर्यन ने ज्यादा परवाह नहीं की। अपनी दाहिनी हथेली के एक पलटने के साथ उसके रक्तसार की शक्ति नाग कवच पर जोर से टकराई। इस क्षण नाग कवच की जलती हुई शक्ति और भी अहंकारी हो गई। शून्य में विस्फोट लगातार बजते रहे क्योंकि हमले की लहरें एक के बाद एक आती रहीं।
किंतु आर्यन के रक्तसार के दमन के तहत रहस्यमयी शक्ति शक्तिशाली थी, लेकिन यह आर्यन के रक्तसार द्वारा पूरी तरह से दबा दी गई थी। चाहे वह कितना भी फैलता, वह उसके नियंत्रण से बच नहीं पाता। किंतु आर्यन इस समय अत्यधिक दर्द में था। जब उसके रक्तसार की शक्ति नाग कवच में समाहित हुई, तो ऐसा लगा जैसे उसकी अपनी शक्ति को नाग कवच द्वारा तेजी से निगला जा रहा था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। नाग कवच की दुनिया तेजी से फट रही थी। आर्यन का दाहिना हाथ अनियंत्रित रूप से कांप रहा था, मानो वह उड़ने वाला हो। अभी भी पर्याप्त नहीं है ना? उत्तम। अचानक आर्यन के शरीर से निकलने वाली तारा आभा अचानक वापस आ गई। अमर निवास में सारी आभा गायब हो गई। जो लोग साधना कर रहे थे, वे तुरंत जाग गए और एक दूसरे को देखा। सघन आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक क्यों गायब हो गई? क्या हुआ? क्या हो रहा है? मैं सम्राट क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंचने से बस थोड़ा ही दूर हूं। सभी भ्रमित होकर चर्चा करने लगे। लीरा, सूसू, लैन मेई और चू किंग आर्यन के कमरे के बाहर तक गए। अंदर देखते हुए वे समझ गए कि आर्यन के साथ कुछ जरूर हुआ होगा। क्या था वह? उन्होंने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। अचानक कमरे से 10,000 तारों की रोशनी निकली। हुआ लाला! पूरा कमरा ढह गया और सुनहरी रोशनी आकाश में फैल गई। आर्यन पद्मासन लगाकर बैठा था। उसकी हथेलियों के नीचे नाग कवच कांप रहा था। तारों की रोशनी लगातार सिकुड़ती रही। यह आर्यन की दो शक्तियों द्वारा लगातार कुचली जा रही थी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। नाग कवच के भीतर का हर एक नागशल्क खौल रहा था। नीलनाग पवित्र पूर्वज इतने उत्साहित थे कि उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। आर्यन जोर से हंसा। हो गया, हो गया। मैंने कर दिखाया। हाँ हाँ हाँ। 3 शक्तियों की धाराएं, क्या यह नाग कवच स्वर्गविहीन नहीं है? हाँ हाँ हाँ। आर्यन और भी ज्यादा उत्साहित था, मानो उसने वियाग्रा खा ली हो, जब उसने अपने हाथ में नाग कवच को धीरे धीरे सिकुड़ते देखा। अंततः डिंग! खिलाड़ी आर्यन को नाग कवच पूरा करने के लिए बधाई। कृपया इसे नाम दें। आर्यन एक पल के लिए रुका, फिर बोला, इसे तारक निर्मित नागराज कवच कहते हैं। तारों की शक्ति का संलयन इसे पूरे सेट को एक तारों वाले आकाश जैसा बनाता है। क्या तारक निर्मित नागराज ऐसा नहीं है? और यह तारों की शक्ति से जुड़ा हुआ है। हाँ हाँ। नीलनाग, क्या आप संतुष्ट हैं? क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको आर्यन के अगले साहसिक कार्य के बारे में बताऊं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3163। एक नया अध्याय, आर्यन का उत्कर्ष। आर्यन के हृदय में 3 शक्तियों के समागम को लेकर अत्यधिक उत्साह था। उसकी आंखें चमक रही थीं और एक नई ऊर्जा का संचार उसकी रगों में हो रहा था। उसने तुरंत अपनी सिस्टम खोली ताकि वह अपने नए गुणों की जांच कर सके। वस्तु नक्षत्र निर्मित नागराज कवच। हमला 19 तारे। रक्षा 17 तारे। गति बोनस +15। घातक प्रहार बोनस +80%। अंतिम वार, तारादेव तारामंडल में विचरण। गुणों की इस अद्भुत श्रृंखला को देखकर आर्यन हतप्रभ रह गया। धिक्कार है! क्या यह बहुत ही असामान्य नहीं है? आर्यन के हृदय में सदमे का ज्वालामुखी फट पड़ा। नीले नाग, अब तुम स्वर्ग तक पहुंच सकते हो। उसने कभी ऐसे असाधारण गुण वाला कवच नहीं बनाया था।
यह नाग कवच आर्यन की उम्मीदों से कहीं बढ़कर था। चाहे वह इसे किसी भी कोण से देखे, यह एकदम उत्तम था। निस्संदेह यह इसलिए था क्योंकि आर्यन ने इसमें रहस्यमय शक्ति, रक्तसार की शक्ति और तारों की शक्ति डाली थी। प्राचीन काल में जब ये तीनों शक्तियां इसमें डाली जाती थीं, तो यह वास्तव में धरती को हिला देने वाला होता था। नीले नाग के दिव्य पूर्वज की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे और उनका विशाल शरीर कांप रहा था। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपनी कृतज्ञता कैसे व्यक्त करें। काले और सफेद ने उदासीनता से कहा, नीले नाग, आर्यन ने तुम्हारे लिए यह उत्तम नाग कवच बनाया है। तुम्हें पता होना चाहिए कि उसने इस कवच के लिए क्या कीमत चुकाई है ना? उनके स्वर में थोड़ा दबाव था। नीले नाग के दिव्य पूर्वज कैसे नहीं समझते कि काले और सफेद क्या कह रहे थे। उन्होंने तुरंत कहा, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, और मैं यह भी समझता हूँ कि मुझे भविष्य में क्या करना चाहिए। काले और सफेद ने उदासीनता से कहा, यह अच्छा है कि तुम जानते हो। तुम्हें अपने दिल में कुछ विचार रखना होगा। आग से मत खेलो और खुद को मत जलाओ, और तुम्हें यह भी पता नहीं चलेगा कि तुम कैसे मरते हो। मरना शब्द पर विशेष जोर दिया गया था। नीले नाग का शरीर थोड़ा कांप गया और उसने तुरंत कहा, मैं समझता हूँ, मैं कभी आर्यन को धोखा नहीं दूंगा। काले और सफेद ने फिर से बात नहीं की। जैसे ही उन्होंने अपनी दमनकारी आभा वापस ली, नीले नाग के दिव्य पूर्वज का मन थोड़ा शांत हुआ और उन्होंने एक घूंट पानी निगला। वह आभा अभी बहुत घातक थी। यह सच था। उस समय जब वह नाग सम्राट क्षेत्र के शिखर पर था, तब भी वह उनके सामने कुछ नहीं था। अब जब उसके पास नाग आत्मा भी नहीं थी, तो वह उनके सामने कैसे खड़ा हो सकता था? इसके अलावा वह नीले नाग सम्राट नहीं था। आर्यन ने उसके लिए नाग कवच गढ़ा था। नाग आत्मा के बिना भी वह अब आर्यन के शरीर से निकलकर दुनिया की यात्रा कर सकता था। यह इसलिए था क्योंकि आर्यन ने उसे दूसरा जीवन दिया था। वह इस कृतज्ञता को अपने हृदय में याद रखेगा। आर्यन ने उससे कभी कुछ नहीं छिपाया था। उसने यह सब अपने दिल में याद रखा। अपने पिछले स्वामी की तुलना में आर्यन उसके सम्मान के अधिक योग्य था। आर्यन को नहीं पता था कि काले और सफेद ने नीले नाग के दिव्य पूर्वज से क्या कहा था। उसने कहा, ठीक है, इसे पहनकर मुझे आसपास दिखाओ। नीले नाग के दिव्य पूर्वज ने कहा, ठीक है। एक विचार के साथ नीले नाग के दिव्य पूर्वज ने तुरंत नक्षत्र निर्मित नागराज कवच को अपनी स्थानिक अंगूठी में रख लिया। फांग और चुन स्वर्गीय निवास के गुण उजागर हुए। नाग कवच जो एक सामान्य कवच के आकार का लग रहा था, नीले नाग के विशाल शरीर के लिए एकदम उपयुक्त था। यह न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत छोटा। जैसे ही उसने इसे पहना, तारों ने तुरंत नीले नाग के दिव्य पूर्वज के शरीर के ऊपर तैरना शुरू कर दिया, मानो वह एक आकाशगंगा का केंद्र हो और तारों की शक्ति उमड़ पड़ी। नीले नाग के दिव्य पूर्वज और भी उत्साहित थे। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यन ने तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम मुझे किस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हो? यह वही है जो मैंने तुम्हें उस समय वादा किया था, और तुमने मेरी बहुत मदद की है। हम भाई हैं और भाइयों के बीच धन्यवाद जैसी कोई बात नहीं होती। एक साथ लड़ने के बाद आर्यन ने उसे एक भाई माना। हालांकि नीले नाग के दिव्य पूर्वज को दिव्य कब्र से बाहर निकाला गया था, आर्यन ने उसके गुणों को देखने के बाद उस पर संदेह किया था। यह केवल अब था कि उसने उसे एक भाई के रूप में माना क्योंकि वे एक साथ लड़े थे। नीले नाग के दिव्य पूर्वज और भी भावुक हो गए। बूढ़ा दानव भी भावुक हुए बिना नहीं रह सका और उसने कहा, धिक्कार है,
यह लड़का वाकई लोगों का दिल जीतना जानता है। एक साथ लड़ने के बाद हम भाई हैं। ये शब्द बहुत रोमांचक हैं। काले और सफेद ने उदासीनता से कहा, यह उसके और गुरु के बीच का अंतर है। बूढ़ा दानव मुस्कुराया, तो मुझे गुरु अधिक पसंद हैं। आर्यन ने पूछा, क्या तुम्हें नाग कवच पसंद है? नीले नाग के दिव्य पूर्वज ने कहा, मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहुत संतुष्ट हूं। यह भी इसी समय था। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को नागराज कवच बनाना खोज पूरी करने के लिए बधाई। सिस्टम अचानक बज उठा। तभी आर्यन को याद आया कि नाग कवच बनाना एक खोज थी। वह बहुत खुश हुआ और तुरंत खोज प्रणाली की जांच की। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को खोज पूरी करने और खोज इनाम प्राप्त करने के लिए बधाई। खिलाड़ी आर्यन को 1 बिलियन अनुभव अंक प्राप्त करने के लिए बधाई। खिलाड़ी आर्यन को 2 यादृच्छिक लॉटरी प्राप्त करने के लिए बधाई। खिलाड़ी आर्यन को नागजवाला प्राप्त करने के लिए बधाई। खिलाड़ी आर्यन को विशेष इनाम नाग दिव्य आत्मा प्राप्त करने के लिए बधाई। क्या आप इसे मिलाना चाहते हैं? नाग कवच बनाना एक ऐसे स्तर की खोज थी और एक साथ इतने सारे इनाम मिलने पर ऐसा लगा जैसे एक बॉस ने भारी मात्रा में कुछ गिरा दिया हो। आर्यन उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। नाग दिव्य आत्मा। आर्यन ने सिस्टम द्वारा दिए गए विशेष आइटम को देखा। वह नाग दिव्य आत्मा के गुणों की जांच करना चाहता था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। कोई गुण नहीं। यह असंभव है ना? जैसे ही आर्यन करीब से देखना चाहता था, अचानक एक पत्थर के दरवाजे के हिलने की आवाज आई। आर्यन का मन डूब गया। उसने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं और ध्यान से ताबूत को देखा। ताबूत थोड़ा खुला और एक सुनहरी रोशनी चमकी। आर्यन एक पल के लिए चौंक गया और उसने कहा, तुम्हें 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 नाग दिव्य आत्मा की आवश्यकता है। यह ताबूत उसके शरीर में वह चीज थी जिससे वह सबसे ज्यादा डरता था। काले और सफेद बहुत अद्भुत थे। बूढ़ा दानव बहुत हिंसक था, लेकिन आर्यन डरा नहीं था, क्योंकि उनके पास उन्हें नियंत्रित करने के लिए विश्व दमन का पत्थर था। लेकिन यह ताबूत, जब से वह आर्यन के शरीर में था, ताबूत ने एक बार हरकत की थी। सील किए गए क्षेत्र में उसने सीधे 18 बाहरी क्षेत्र के राक्षसों को अवशोषित किया था और उन्हें महान संप्रभु आर्मगार्ड में बदल दिया था। आर्यन इस तरह की शक्ति को अपने पूरे जीवन में कभी नहीं भूलेगा। वह निश्चित रूप से इस आदमी को उकसा नहीं सकता था। ताबूत में वास्तव में क्या था? आर्यन को अभी भी नहीं पता था, लेकिन एक बात बिल्कुल निश्चित थी, अंदर बेहद खतरनाक था। ताबूत थोड़ा और खुला और आर्यन इसका अर्थ समझ गया और उसने कहा, ठीक है, तो मैं इसे तुम्हें दूंगा। उसने सीधे फेंक दिया। नाग दिव्य आत्मा ताबूत में गिर गई और ताबूत तुरंत बंद हो गया। ताबूत से एक कांपती हुई आवाज निकली और कुछ सेकंड के बाद यह शांत हो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। केवल काले और सफेद और बूढ़े दानव ने एक दूसरे को देखा। क्या यह वास्तव में नाग दिव्य आत्मा थी? बूढ़े दानव ने लकड़ी की तरह सिर हिलाया और कहा, मैंने अभी इसे बहुत स्पष्ट रूप से महसूस किया। यह नाग दिव्य आत्मा है, यह गलत नहीं हो सकता। काले और सफेद ने सूखे से निगला और कहा, वह प्राचीन नागों की एक पवित्र वस्तु है। नाग दिव्य आत्माओं की संख्या बेहद कम है। यह वास्तव में सीधे इसे निगल गया। बूढ़े दानव ने भोलेपन से कहा, मैं अभी एक सवाल के बारे में सोच रहा हूँ, उसने नाग दिव्य आत्मा को क्यों निगलना चाहा? नाग दिव्य आत्मा में इतनी शक्तिशाली शक्ति है कि कोई भी विशेषज्ञ जो इसे निगलता है वह फट जाता है, लेकिन इसमें कितने सेकंड लगे? वह जितना अधिक सोचता गया, बूढ़े दानव को उतना ही अधिक सुन्न महसूस हुआ।
उसने अब और सोचने की हिम्मत नहीं की और पूछा, काले और सफेद, तुम मुझसे पहले आए थे, तुम्हें पता होना चाहिए कि इस ताबूत में क्या है ना? और कुछ है जिसे आप हिंदी में उपन्यास शैली में अनुवाद करवाना चाहेंगे? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3164। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। दुष्ट दानव का प्रचंड क्रोध। एक बार की बात है, एक दुष्ट दानव था जिसका स्वभाव अत्यंत भयंकर था। उसका क्रोध ऐसा था कि वह किसी से नहीं डरता था। कोई भी आ जाए, वह लड़ने के लिए तैयार रहता था। आखिर सभी राक्षसों का पूर्वज भला किसी से क्यों डरे? यदि उसने यह बात पहले सुनी होती तो वह तुरंत कूद पड़ता और सीधे युद्ध के लिए तैयार हो जाता। लेकिन अब उसे कृष्णश्वेत की बातों पर बिल्कुल भी संदेह नहीं था। वह तो भयभीत था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस पत्थर की पेटी में बंद साथी कितना भयानक था। उस बूढ़े दानव ने खामोश पत्थर की पेटी पर एक नजर डाली और बुदबुदाया, अगली बार मुझे और सावधान रहना होगा। आर्यन का होंगमिन लॉटरी सिस्टम का रहस्य। इधर आर्यन का मन उत्साह से भरा हुआ था। लॉटरी, वह चिल्लाया, लॉटरी! बहुत समय हो गया, मैंने कोई इनाम नहीं जीता। उसने नाग दिव्य आत्मा के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अगर पत्थर की पेटी उसे चाहती थी तो ठीक है, उसे दे दो। शायद वह उसे नियंत्रित भी नहीं कर पाएगा। मन में विचार आया, लॉटरी खोलो। सिस्टम इंटरफेस तुरंत लॉटरी इंटरफेस में बदल गया। डिंग! खिलाड़ी आर्यन को होंगमेन लॉटरी सिस्टम सक्रिय करने के लिए बधाई। सिस्टम संकेत, क्या आप इसे दोगुना करना चाहते हैं? हे भगवान! यह अभी भी दोगुना हो सकता है। होंगमेन सिस्टम वास्तव में कमाल का है। आर्यन ने सिस्टम इंटरफेस की सूचना को देखा और बुदबुदाया, अगर खेलना है तो बड़ा खेलो। दोगुना करो। मुझे परवाह नहीं अगर मैं इसे खो दूं या नहीं। हालांकि आर्यन ने ऐसा कहा, फिर भी उसके दिल में थोड़ी घबराहट थी। एक जुआ खेलते हैं, साइकिल को मोटरसाइकिल में बदल देते हैं। खोलें। डिंग! सफलता को दोगुना करें। सूचना स्क्रीन गायब हो गई और इंटरफेस पर एक विशाल पहिया दिखाई दिया। यह विशाल क्यों था? क्योंकि आर्यन के सामने यह 10 मीटर से भी अधिक ऊंचा था और पहिया सभी प्रकार की चीजों से घना भरा हुआ था। कम से कम 10,000 चीजें थीं। उस पर कई शब्द थे जिन्हें आर्यन समझ नहीं पा रहा था। यह इतना तेज है, आर्यन थोड़ा चौंक गया। बीच में स्टार्ट बटन को देखते हुए उसने उस पर अपना हाथ रखा, शुरू करें। सुई हिलने लगी। हालांकि आर्यन ने हाथ नहीं छोड़ा। उसने उसे कसकर पकड़े रखा और अपने दिल में दुर्भावनापूर्ण हंसी हंसा, दोगुना? क्या मुझे थोड़ा और समय तक नहीं खेलना चाहिए? सुई को थोड़ा और घूमने दो। उहुहु, उहुहु। सुई पहिए पर घूमती रही, लेकिन फिर भी आर्यन रुका नहीं और उसने उसे कसकर पकड़े रखा। कुछ सेकंड के बाद पॉइंटर पर चिंगारियां दिखाई दीं। आर्यन थोड़ा चौंक गया। धत्तेरे की, क्या इसकी कोई सीमा नहीं है? क्या यह लगातार गति बढ़ा रहा है? चूंकि कोई सीमा नहीं है, मैं कुछ और मिनटों तक दबाए रखूंगा। हुलाला, हुलाला, हुलाला। पहले उसे बस बटन दबाना होता था और सुई घूमना शुरू कर देती थी। इस बार दोगुना होने के कारण आर्यन ने बटन दबाया और छोड़ा नहीं, और क्योंकि उसने नहीं छोड़ा, कुछ अजीब हुआ। सुई में आग लग गई। अब यह उस पर घूमती हुई सुई नहीं थी, बल्कि एक लौ उस पर घूम रही थी।
हाँ हाँ हाँ। बहुत बढ़िया। आर्यन हंसना बंद नहीं कर सका। डिंग। सिस्टम सूचना कृपया छोड़ दें। नहीं। आर्यन ने बहुत ही सरलता से कहा, मुझे क्यों छोड़ना चाहिए? मैंने इसे अपनी क्षमता से दबाया। मुझे क्यों छोड़ना चाहिए? डिंग। सिस्टम सूचना कृपया तुरंत छोड़ दें। मैं नहीं छोड़ूंगा। आर्यन महसूस कर सकता था कि सिस्टम चिंतित हो रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था। गड़बड़। डिंग। सिस्टम सूचना रेड अलर्ट, कृपया तुरंत छोड़ दें। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या कर सकते हो? आर्यन ने उसे कसकर पकड़े रखा और अपने दिल में दुर्भावनापूर्ण हंसी हंसा। सिस्टम, तुम ही हमेशा मेरे साथ खेलते थे, आज मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। प्रणाली पर आर्यन की मांग और एक अज्ञात क्षेत्र की चिंता। फिर आर्यन ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं छोड़ दूं, तो मुझे इनाम देना होगा। अन्यथा मैं निश्चित रूप से नहीं छोड़ूंगा। मुझे तुम्हारे लॉटरी प्लेटफॉर्म को उड़ाना होगा, और अगर मैं तुम्हारे लॉटरी प्लेटफॉर्म को उड़ाता हूं, तो प्लेटफॉर्म पर सभी चीजें मेरी होनी चाहिए, है ना? यह सोचते हुए आर्यन ने अपने मिशन पर दबाव डाला। सिस्टम ने कोई और अलार्म जारी नहीं किया, मानो वह मौन हो गया है। एक और अज्ञात क्षेत्र में। ऐसी गड़बड़ कैसे हो सकती है? हमने भी उससे ऐसा करने की उम्मीद नहीं की थी। पहले लॉटरी बस शुरू होती थी और फिर छोड़ दी जाती थी, लेकिन इस बार उसने वास्तव में उसे पकड़े रखा और छोड़ने से इनकार कर दिया। इसके अलावा यह एक नया लॉटरी प्लेटफॉर्म है, इसलिए सभी पहलू अस्थिर हैं। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा? अंत में लॉटरी प्लेटफॉर्म फट जाएगा। जैसा कि मेजबान ने कहा, प्लेटफॉर्म पर सब कुछ उसे पुरस्कृत किया जाएगा। वह हक्का बक्का रह गया। कुछ सुपर दिव्य उपकरण ऐसे हैं जो मौलिक दुनिया या यहाँ तक कि प्राचीन दुनिया में भी नहीं दिखने चाहिए। अगर हम उन्हें सब कुछ दे देते हैं तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। अभी भी दो तरीके हैं। बोलो। एक है सिस्टम के संचालन को रोकना। इस मामले में मेजबान तुरंत बेहोश हो जाएगा और मृत्यु की संभावना है। सिस्टम भी हमेशा के लिए काम करना बंद कर देगा। नहीं, किसी के लिए इस स्तर तक पहुंचना आसान नहीं था। हम रुक नहीं सकते और हम इस तरह का काम नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं जो उसे बहुत महत्व देते हैं। हम निश्चित रूप से सिस्टम को रोक नहीं सकते। तो एक और तरीका है, उसकी शर्तों से सहमत हों। यह हमारे पास अभी भी 3 मिनट हैं। अगर यह बंदा सचमुच नहीं छोड़ता तो हम ठीक है, उसके अनुरोध से सहमत हों और उससे बात करें। आर्यन की चतुराई और सिस्टम की हार। आर्यन को नहीं पता था कि अभी कुछ समय पहले वह अचानक मर सकता था। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। आर्यन तुरंत गाने लगा। पूरा पहिया जलने वाला था। सिस्टम ने कोई बीप नहीं किया। आर्यन अभी भी थोड़ा संकोच कर रहा था। धत, ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी दोगुनी लॉटरी जब्त करने वाले हो, है ना? फक। क्या तुम छोड़ना चाहते हो? जैसे ही आर्यन छोड़ने वाला था, सिस्टम की बीप फिर से सुनाई दी। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को लॉटरी में गड़बड़ खोजने और एक विशेष इनाम स्तर +1 प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को स्तर बढ़ाने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर स्वर्गीय संत स्तर 2। अचानक मिली सूचना से आर्यन चौंक गया। सिस्टम में गड़बड़ खोजने के लिए विशेष इनाम। एरर। आर्यन का दिमाग तेजी से चला। वह मूल रूप से छोड़ना चाहता था, लेकिन उसने चुपके से अपनी पकड़ मजबूत कर ली और कहा, चूंकि यह सिस्टम में एक गड़बड़ है, तो इनाम इससे ज्यादा होना चाहिए, है ना? अभी का इनाम आर्यन को 2 अरब से अधिक अनुभव अंक देने के बराबर था,
लेकिन अगर उसने इस समय स्थिति का फायदा नहीं उठाया तो उसे आर्यन नहीं कहा जाएगा। डिंग। सिस्टम सूचना, कृपया बताएं कि आप क्या चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ। आर्यन अपने दिल में हंसा। सिस्टम, तुम्हारा भी ऐसा दिन है। हाँ हाँ हाँ। तुरंत। आर्यन ने तुरंत कहा, सबसे पहले मेरी यादें वापस करो, फिर मुझे 10 और सृजन शक्ति के सूत्र दो, 10 और सुपर दिव्य हथियार, 10 गुना अनुभव स्क्रॉल, किस तरह के स्प्रे, दुर्भाग्यपूर्ण स्प्रे, मुझे दर्जनों तरह के स्प्रे दो। अपनी बात खत्म करने के बाद आर्यन बुदबुदाया, क्या मैंने बहुत कम कहा? सिस्टम, वह सर्वशक्तिमान भगवान है, मुझे और मांगना चाहिए। आर्यन फिर से कहना चाहता था, लेकिन डिंग। सिस्टम सूचना, तुम्हारी यादों के अलावा तुम कुछ भी मान सकते हो, कृपया छोड़ दें। आर्यन अपने दिल में और भी उत्साहित था, मैंने अभी तक अपनी बात खत्म नहीं की है। डिंग। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3165। नीति का खेल। सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था और खिलाड़ी एक गहरी नींद में चला गया। जब आर्यन लॉन्ग एफीआई ने यह सुना तो उसका हृदय अजीब तरह से शांत था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत पहले से ही सोच रहा था कि सिस्टम का निर्माता क्या करना चाहता है। अभी अभी सिस्टम के शब्दों ने सब कुछ उजागर कर दिया था। वह केवल एक कठपुतली था जिसे नियंत्रित किया जा रहा था। एक कठपुतली से उसका एकमात्र अंतर यह था कि उसके पास अपनी पसंद और अपने विचार थे। लेकिन सब कुछ सिस्टम के नियंत्रण में था। यदि निर्माता नाखुश हो जाता और इस खेल को जारी नहीं रखना चाहता तो आर्यन गहरी नींद में सो सकता था, जैसा कि सिस्टम ने अभी अभी कहा था। आर्यन ने अनजाने में अपनी पकड़ ढीली कर दी। उसके दिल में कोई हलचल नहीं हुई। वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, तुम ही सिस्टम हो, तुम ही मालिक हो, जो तुम कहोगे वही होगा। लॉटरी का पहिया रुक गया। लपटें धीरे धीरे बुझ गईं और अंत में लॉटरी मंच पूरी तरह से गायब हो गया। ठीक उसी समय डिंग। खिलाड़ी आर्यन को सृजन की आक्रमण शक्ति, सौभाग्य आवाहन शक्ति, पशु निर्माण शक्ति, राजा का सृजन पथ शक्ति प्राप्त करने के लिए बधाई। कुल 10 विभिन्न प्रकार की सृजन शक्तियां थीं। एक भी कम नहीं थी। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को सुपर पवित्र कलाकृति X10 प्राप्त करने के लिए बधाई। वे भी कुल 10 थीं और उनमें से प्रत्येक दिव्य स्तर से ऊपर की सुपर पवित्र कलाकृति थी। वे साधारण वस्तुएं नहीं थीं और उनमें से कोई भी पश्चिमी क्षेत्र में हलचल मचा सकती थी। हर तरह के स्प्रे थे। वे सभी 10 बोतलें थीं। सिस्टम ने आर्यन को वह सब कुछ दे दिया था जिसका उसने वादा किया था। तार्किक रूप से कितनी भी शक्तिशाली डबल लॉटरी क्यों न हो, वह इतनी सारी चीजें नहीं निकाल सकती थी। इस बार आर्यन को निश्चित रूप से भारी मुनाफा हुआ था, लेकिन आर्यन खुश नहीं हो सका। हमेशा के लिए गहरी नींद में। ये शब्द स्टील की सुइयों की तरह थे जो उसके दिल में चुभ गए थे, ऐसे कि उन्हें निकाला नहीं जा सकता था। सतह पर आर्यन ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कुछ भी महसूस हो रहा है और उसके दिल में कोई लहर नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सिस्टम कुछ भी पता लगाए, लेकिन उसका अवचेतन हत्या की मंशा और क्रोध से भरा था। एक दिन मैं इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दूंगा और एक दिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ऐसा दिन जरूर आएगा, मैं कसम खाता हूं। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और उसके अवचेतन में मौजूद हत्या की मंशा और घृणा तुरंत सील हो गई, बिना किसी निशान के गायब हो गई। अज्ञात क्षेत्र। सिस्टम स्कैन।
किसी भी संकेत का पता लगाने के लिए। आइरिस स्कैन, एक गहरा स्कैन। स्कैन पूरा हुआ। मेजबान में कोई असुविधा के संकेत नहीं मिले। घृणा शून्य। हत्या की मंशा शून्य। सब कुछ पहले जैसा ही था। विशाल भविष्य के कमरे में उन दोनों ने हल्के से सांस ली। इसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, तुम और मैं इसके बारे में जानते हैं। हम उच्चाधिकारियों को इसके बारे में नहीं बता सकते, अन्यथा हम हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं। उसे इतनी सारी चीजें हमारी गलतियों के कारण मिलीं। कठिनाई को थोड़ा और बढ़ाओ। यह पहले से ही कठिनाई का उच्चतम स्तर है। थोड़ा और बढ़ाओ। नहीं तो अगर बड़े मालिक को पता चला तो तुम परिणाम जानते हो। समझ गया। आकाश की यात्रा। आर्यन, मैं अपने शरीर से निकल सकता हूं। क्या तुम कुछ चक्कर लगाने बाहर जाना चाहते हो? नील नाग, पवित्र पूर्वज, ब्लू ड्रैगन्स, सेक्रेड एंसेस्टर, नहीं जानता था कि आर्यन के साथ अभी अभी क्या हुआ था। वह आकाश में उड़ना और अपनी इच्छा अनुसार घूमना चाहता था। आर्यन ने खुद को संभाला। ठीक है। इस पल सुसु और लैन मेई ऊपर आईं और आर्यन के ढह चुके कमरे को देखकर चिंता से पूछा, बड़े भाई आर्यन, क्या तुम ठीक हो? आर्यन हंसा, मैं ठीक हूँ। तुम लोग पहले अपनी मार्शल कला का अभ्यास करो, मेरे वापस आने का इंतजार करो और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करो। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। बात करते हुए आर्यन ने उत्साह से चिल्लाया, नील नाग, बाहर आओ। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, एक अजगर की दहाड़ गूंज उठी। दहाड़। यह कानफोड़ थी। पूरी अमर भाग्य पर्वत श्रृंखला, इमोर्टल फेट माउंटेन रेंज, कांप रही थी। हजारों जानवर जमीन पर रेंग रहे थे और अनगिनत जीव कांप रहे थे। अजगर, सतह पर सबसे शक्तिशाली जीव। अमर निवास, इमोर्टल रेजिडेंस के लोग तो और भी हक्के बक्के रह गए। हरे रंग के तराजू वाले आकाश और विशाल प्राणी को देखकर उन सभी के भाव जम गए। हालांकि अजगर सबसे शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी वे मनुष्यों के दिलों में अत्यंत शक्तिशाली थे। स्वाभाविक रूप से उनका सम्मान किया जाता था। नील नाग, पवित्र पूर्वज ने अजगर कवच को छिपा दिया। अगर सिंह परिवार, लॉन्ग फैमिली, पूरी तरह से फट जाए तो यह पूरी तरह से अलग दृश्य होगा। पूरा आकाश शायद तारामंडल के रंग में बदल जाएगा। तारा कास्टिंग अजगर राजा कवच, स्टार कास्टिंग ड्रैगन किंग आर्मोर, कितना शक्तिशाली था। आर्यन भारी उछला और आकाश में चढ़ गया। नील नाग, पवित्र पूर्वज ने आर्यन को समायोजित करने के लिए अपना सिर झुकाया। पिछले अध्याय, अगला अध्याय, धमाका। सीधे अजगर के सिर पर खड़ा होकर आर्यन के वस्त्र उड़ रहे थे। चारों ओर देखते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया को नीचे देख रहा हो। यह एहसास बहुत महान था। युवा गुरु आर्यन। युवा गुरु आर्यन। उनके दिलों में वे आर्यन से और भी अधिक प्रभावित थे। उनमें से कुछ सीधे जमीन पर घुटने टेककर दंडवत करने लगे। अजगर उनके लिए पहले से ही अत्यंत विस्मयकारी थे और आर्यन अजगर के सिर पर खड़ा था। यहाँ तक कि एक अजगर भी आर्यन द्वारा वश में कर लिया गया था। वह कितना मजबूत था। हाँ हाँ हाँ। नील नाग जोर से हंसा। विशाल अजगर ने अपनी पूंछ घुमाई और अचानक मुड़कर कहा, दृढ़ता से खड़े रहो, मैं उड़ने वाला हूँ। आर्यन ने भी उत्साह से कहा, आओ, मुझे आकाश का नजारा देखने दो। गड़गड़ाहट। अजगर का शरीर कुंडली मारे हुए था और आकाश में उड़ गया। बादल सीटी बजाते हुए गुजर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उनके पैरों के नीचे कुचली जा रही हो। बादल और बारिश। आर्यन अजगर के सिर पर खड़ा होकर दूर देख रहा था।
उसका दिल थोड़ा हिल गया। यह एक अजगर है। नीलनाग ने धीरे से कहा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं। आद्य विश्व प्रिमोर्डियल वर्ल्ड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं नहीं जा सकता। चाहे वह स्वर्गीय महल, पवित्र भूमि, हेवनली पैलेस, सेक्रेड लैंड ही क्यों न हो। मैं आर्यन ने नीलनाग के खत्म होने का इंतजार नहीं किया और उसे बीच में ही टोक दिया, चलो वापस चलते हैं। हम नीलनाग दिव्य पूर्वज, ब्लू ड्रैगन्स डिवाइन एंसेस्टर, हक्का बक्का रह गया और बोला, तुम कहीं नहीं गए। आद्य 9 क्षेत्र, प्रिमोर्डियल 9 डोमेन्स, चलो दूसरे क्षेत्रों में जाकर देखते हैं। वह वास्तव में आर्यन को सैर पर ले जाना चाहता था। वह जी भरकर उड़ना भी चाहता था। उसे ऐसा उछलकूद किए कितने साल हो गए थे। आर्यन ने कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं भविष्य में कदम दर कदम चलूंगा। चाहे वह अन्य क्षेत्र हो, स्वर्गीय महल हो या यहाँ तक कि प्राचीन विश्व, एंशिएंट वर्ल्ड हो, मैं वहां जाऊंगा। उसका रास्ता दूसरों पर निर्भर रहना नहीं था, बल्कि अपने दम पर कदम दर कदम चलना था। नीलनाग दिव्य पूर्वज ने धीरे से कहा, मैं समझ गया, मैं तुम्हें नीचे ले आऊंगा। इस पल आकाश अचानक हिल गया और एक हरी बिजली सीधे आर्यन की ओर गिरी, बिना किसी चेतावनी के। बिजली एक स्वर्गीय विपत्ति बिजली, हेवनली ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग के समान थी, अत्यंत विशाल। आर्यन ने भौहें चढ़ाई। क्या हो रहा है? नीलनाग दिव्य पूर्वज भी चुपचाप तनावग्रस्त हो गया। बिजली अचानक कहां से आ गई? और यह एक हरी स्वर्गीय विपत्ति बिजली है। दृढ़ता से खड़े रहो। नीलनाग दिव्य पूर्वज का शरीर कुंडली मारे हुए था और सीधे नीचे गोता लगाया। आर्यन ने हरी बिजली को देखा और कहा, क्या यह फिर से सिस्टम की चाल है? मुझे एक साथ इतनी सारी चीजें देना बहुत असंतोषजनक है ना? बहुत नाखुश है ना? मेरी कठिनाई फिर से बढ़ गई है ना? क्या आप आर्यन की इस यात्रा में आगे क्या होता है, यह जानना चाहेंगे? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर है, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय डीके एफएम पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय डीके एफएम से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। एपिसोड 3166। यह रही आपके दिए गए पैसेज का हिंदी अनुवाद, उपन्यास शैली में, और सभी चीनी नामों को उनके हिंदी समकक्षों में बदलते हुए। आकाशीय कोप। आर्यन अपने नाग पर सवार था कि अचानक आसमान से एक बिजली कड़की और ठीक उसके सिर पर आ गिरी। ऐसी घटना किसी को भी बेहद अप्रसन्न कर सकती है। और तो और, आर्यन ने अपने हृदय में उठते क्रोध को दबाया। खेल प्रणाली, गेम सिस्टम वाकई अच्छी थी। राक्षसों को मारकर स्तर बढ़ाना, लोगों को मारकर उपकरण प्राप्त करना। इस प्रणाली के बिना वह इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता, लेकिन इस प्रणाली के बिना
वह इस विचित्र दुनिया में होता ही नहीं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह सोचकर कि यह प्रणाली उसके बारे में सब कुछ नियंत्रित करती है और उसे मारने की शक्ति रखती है, आर्यन बेहद अप्रसन्न था। इस अप्रसन्नता ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आकाश से गिरी अचानक बिजली उस प्रणाली द्वारा उसे दिया गया दंड था, क्योंकि उसने प्रणाली के निर्माता को नाराज कर दिया था। धत तेरे की, मुझे अपना गुस्सा निकालने की जगह भी नहीं मिल रही और तुम मुझे शांति से रहने भी नहीं दोगे। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें ही मारूंगा। आर्यन की हत्या की भावना, किलिंग इंटेंट, आसमान छूने लगी और उसने भारी मन से कहा, नीलनाग, इसे सीधे मार डालो। नीलनाग के पवित्र पूर्वज ने भी आर्यन द्वारा छोड़ी गई हत्या की भावना महसूस की और उसकी गति बढ़ गई। वह भी अप्रसन्न था। आर्यन ने उसे एक सुपर नाग कवच, ड्रैगन आर्मर, दिया था और इससे पहले कि वह आर्यन को लेकर उड़ान भर पाता, वह एक बिजली के झटके से जकड़ गया था। गरज! नाग गर्जना किया और 10 लाख किलोमीटर के भीतर की हवा हिल उठी। नीलनाग के पवित्र पूर्वज ने फिर से बादलों को चीर दिया। जितना वह ऊपर जाता, उतनी ही नीली बिजली घनी होती जाती और यह बादलों के ऊपर से आ रही थी, जैसे कि यह आकाश से ही निकली हो। आर्यन को और भी यकीन हो गया कि यह प्रणाली द्वारा उसे दिया गया दंड था। जाओ! नीलनाग के पवित्र पूर्वज की भौहें सिकुड़ गईं, मानो उसने कुछ महसूस किया हो, लेकिन वह झिझका नहीं। उसका विशाल शरीर पलटा और एक बार फिर बादलों की एक ऊंची परत की ओर लपका। नीली बिजली भी भारी धमाके के साथ नीचे गिरी। यह सीधे आर्यन के सिर के ऊपर फट गई। नीलनाग के पवित्र पूर्वज को चिंता हुई। मैं नाग कवच की शक्ति छोड़ दूंगा। आर्यन ने सीधे कहा, जरूरत नहीं। यह सिर्फ बिजली है। भले ही यह स्वर्गीय विपत्ति की बिजली हो, मैं इसे सहन कर सकता हूं। तुम बस ऊपर की ओर बढ़ते रहो। मैं देखना चाहता हूं कि यह नीली बिजली किसने छोड़ी है। आर्यन ने नीली बिजली को नीचे आते देखा तो उसकी भौहें तन गईं। उसका शरीर थोड़ा झुका और उसकी दिव्य ऋषि ऊर्जा फूट पड़ी, जिससे 2 मीटर मोटी एक बाधा बन गई। एक वायु ढाल, एयर शील्ड रक्षा। धमाका! जब नीली बिजली वायु ढाल से टकराई तो वायु ढाल तुरंत बिखर गई। उसका हमला असाधारण था। आखिरकार यह एक दिव्य संत की शक्ति थी। छूते ही बिखर गई। आर्यन के दिल में ठंडक महसूस हुई। धत, क्या असाधारण हमला है! ऊर्जा ढाल बिखर गया, लेकिन आर्यन घबराया नहीं। नीली बिजली को घूरते हुए उसने अपने हाथ नीचे किए। दिव्य मार्ग! धमाका! धमाका! दिव्य मार्ग की शक्ति उसकी मुट्ठियों से निकली। आर्यन ने नीली बिजली को घूरा। मुझे देखने दो कि तुम कितनी शक्तिशाली हो। उसने अपने हाथ हिलाए और उसे पकड़ लिया। बिजली पकड़ना! नीलनाग के पवित्र पूर्वज दंग रह गए। वह भी हर समय आर्यन पर ध्यान दे रहा था। जरा भी खतरा होने पर वह निश्चित रूप से आर्यन को अपनी पूरी शक्ति से बचाएगा। आर्यन ने उसके लिए जो पूर्ण सिंह परिवार बनाया था, उसे छोड़ो, आर्यन के शरीर में बैठे कुछ बड़े दिग्गज भी उसे जाने नहीं देंगे। चीर दो! एक कानफोड़ू आवाज गूंज उठी। आर्यन की मुट्ठियों से हरी चिंगारियां निकलीं। दृश्य ऐसा था जैसे रसोई की छुरी तार काट रही हो। आर्यन के हाथ सुन्न हो गए और साथ ही उसका दिल अत्यधिक हिल गया। पकड़ लिया! उसने जबरदस्ती बिजली को पकड़ लिया था। पहले कभी नहीं। तुम बिजली भी पकड़ सकते हो? आर्यन खुद भी विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके हाथों में महसूस हो रही संवेदना गलत नहीं हो सकती थी और वह अपने हाथों में नीली बिजली देख पा रहा था।
शक्ति उमड़ पड़ी। यह उमड़ती रही। यह आर्यन के हाथों में संघर्ष करती रही और तबाही मचाती रही। उसी समय एक शक्तिशाली बल खींचना चाहता था और आर्यन की पकड़ से बचना चाहता था। आर्यन की आंखें तन गईं। उसने ज्यादा नहीं सोचा। जब तुम मेरे द्वारा पकड़े गए हो तो नीचे आ जाओ। एक पल में आर्यन की भुजाओं में शक्ति तेजी से बढ़ी और उसने नीली बिजली को पकड़ा और उसे भारी रूप से नीचे की ओर धकेला। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। नीली बिजली तुरंत कस गई। यह एक सीधी रेखा में बदल गई। यह बहुत अजीब था। आर्यन ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने अपना शरीर नीचे किया और भी जोर लगाया, लेकिन नीली बिजली टस से मस नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे वह पृथ्वी पर मछली पकड़ रहा हो, जिसे बिल्कुल भी खींचा नहीं जा सकता। तुम इसे खींच नहीं सकते। क्या ऐसा हो सकता है कि इसका सिरा आकाश में हो? मैं तारा के लिए भी इसे तोड़ दूंगा। आर्यन के दिल में हत्या की भावना शांत नहीं हुई थी। उसने नीली बिजली को पकड़ा और नील नाग के सिर से नीचे कूद गया। यह भी उसी समय हुआ। नील नाग ने कुछ महसूस किया और तुरंत चिल्लाया, सावधान रहो। लेकिन आर्यन पहले ही नाग के सिर से कूद चुका था। नील नाग की आंखें काली पड़ गईं। उसका शरीर अचानक सिकुड़ गया और बिना एक शब्द कहे नील नाग की पूंछ अचानक पलटी और बादलों के एक ऊंचे स्तर से नीचे की ओर जोर से मारी। हल्लाला, हल्लाला, हल्लाला। अंतरिक्ष के फटने की आवाजें सुनाई दीं। जब नील नाग की विशाल पूंछ ने आकाश को पलटा तो आर्यन मूल रूप से नीली बिजली को पकड़कर नीचे की ओर धकेलना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि नीली बिजली अचानक हिल जाएगी। एक भारी झूल के साथ पूरी नीली बिजली एक कोड़े की तरह थी। आर्यन का शरीर भी बादलों में उड़ गया। यह भी उसी समय हुआ। आर्यन को अचानक कुछ याद आया। यह बिजली नहीं, यह एक कोड़ा है। यह एक हरे रंग का आत्मा कोड़ा, स्पिरिट व्हिप था। हालांकि इसके गिरने की शक्ति अत्यधिक थी और यह अचानक आकाश से टकरा गया था। आर्यन ने सोचा कि यह एक नीली बिजली थी। यह जानकर कि यह बिजली नहीं है, आर्यन का दिल शांत हो गया। आत्मा कोड़े की शक्ति का उपयोग करते हुए आर्यन सीधे बादलों के शीर्ष पर पहुंच गया। गरज, गरज। तेज आवाजों की एक श्रृंखला के साथ एक विशाल पदचिह्न नीचे पड़ा। सीधे लुढ़क रही नाग पूंछ पर कदम रखा। उसी समय आर्यन भी बादलों के शीर्ष पर पहुंच गया। उसकी आंखें तुरंत तन गईं और उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। यह एक बहुत विशाल हाथी था, जिसका पूरा शरीर जादुई शिलालेखों से ढका हुआ था और यह एक प्राचीन कांस्य रंग का था। प्राचीन स्वर्गीय राक्षस हाथी। काला और सफेद अनायास बोल पड़े। वे भी बेहद हैरान थे। बूढ़ा शैतान भी हैरान था। यह असंभव है। क्या मैंने इस लड़के को नहीं मारा था? अगर वह मरा भी नहीं तो स्वर्गीय राक्षस हाथी अभी भी प्राचीन दुनिया में होना चाहिए, है ना? यह यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है? प्राचीन जानवर। अत्यधिक बर्बर। हाथी के सिर पर एक महिला खड़ी थी। उसने हरे रंग का लबादा पहना था और उसके लंबे बाल भी हरे थे। उसके हाथ में आत्मा कोड़ा था और जब उसने देखा कि आर्यन को आत्मा कोड़े द्वारा बादलों तक लाया गया है तो वह गुप्त रूप से हैरान रह गई। उसकी आंखें हिल गईं। गरज। नील नाग की पूंछ को स्वर्गीय राक्षस हाथी ने रौंद दिया था। नील नाग के पवित्र पूर्वज क्रोधित हो उठे। वह आगे बढ़ा और तारों का निर्माण करने वाले नागराज कवच की शक्ति को सक्रिय करने ही वाला था। वह भी गुप्त रूप से हैरान था। प्राचीन स्वर्गीय राक्षस हाथी।
हाथी की पीठ पर बैठी महिला ने नील नाग के पवित्र पूर्वज को घूरा और खुद से कहा, आदिम दुनिया में वास्तव में नाग हैं। क्या उन्हें सभी को स्वर्ग कुल द्वारा दबाया नहीं गया था? लगता है उसका स्तर कम नहीं है। मुझे नहीं पता कि सम्राट शुआन को पता है या नहीं। अगर उसे नहीं पता, तो यह नागों का वह मछली है जो जाल से बच निकली है। महिला के विचार तेजी से दौड़ रहे थे। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं या इस कहानी के बारे में आपके कोई अन्य प्रश्न हैं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3167। हत्या का विचार और आर्यन का दृढ़ संकल्प। एक जानलेवा विचार के साथ बादल उमड़ पड़े। आर्यन का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। तुरंत ही उसने दोनों हाथों से आत्मा कोड़ा छोड़ दिया। उसका मन गहरा हुआ और उसके हाथों में एक सृजन की शक्ति प्रकट हुई। उसके सामने हाथी पर सवार महिला साधारण नहीं थी। उसने आर्यन को केवल एक ही अनुभूति दी थी, शक्तिशाली, अतुलनीय रूप से शक्तिशाली। उसने पश्चिमी क्षेत्र में उससे अधिक शक्तिशाली आभा वाला कोई विशेषज्ञ कभी नहीं देखा था। उसके शरीर पर की आभा किसी भी समय उसके सिर को कुचल सकती थी। नील ड्रैगन पवित्र पूर्वज ने अपने शरीर को समेट लिया और तुरंत आर्यन की रक्षा की। उसने धीमी आवाज में कहा, प्राचीन दानव हाथी, प्राचीन संसार के 10 महान भयंकर जानवरों में से एक। आर्यन बुदबुदाया, प्राचीन दानव हाथी? प्राचीन संसार का एक दानव जानवर? यह यहाँ क्यों प्रकट हुआ? आर्यन गुप्त रूप से चकित था। उसने नीले कपड़े वाली महिला को गंभीरता से देखा। उसके शरीर पर घनी और अथाह आभा के अलावा एक ऐसी आभा भी थी जिससे वह बेहद परिचित था। बहुत परिचित, इतना परिचित कि आर्यन एक बार में सोच नहीं पाया। नीले कपड़े वाली महिला थोड़ी हैरान हुई और बोली, तुम सचमुच प्राचीन दानव हाथी के बारे में जानते हो? लगता है तुम कोई देहाती लड़के नहीं हो। बच्चे, मुझे बताओ, क्या यह पश्चिमी क्षेत्र है? आर्यन ने सावधानी से कहा, यह पश्चिमी क्षेत्र है। नीले कपड़े वाली महिला अपने आप से बुदबुदाई, लगता है हम आ गए हैं। फिर नीले कपड़े वाली महिला ने आर्यन पर एक नजर डाली, फिर नील ड्रैगन पवित्र पूर्वज को देखा और उदासीनता से बोली, क्या तुम एक प्राचीन ड्रैगन हो? जब नीले कपड़े वाली महिला ने पूछा, तो प्राचीन दानव हाथी की गहरी आंखों में अचानक एक राक्षसी रोशनी चमक उठी, जिसने सीधे नील ड्रैगन पवित्र पूर्वज को घेर लिया। एक तीव्र दमनकारी भावना ने तुरंत हमला किया। नील ड्रैगन पवित्र पूर्वज ने ठंडी सांस ली और कहा, सही है, प्राचीन संसार के ड्रैगन। क्या तुम्हारे प्राचीन दानव हाथी को ड्रैगन देव योद्धा ने डार्क वर्ल्ड में नहीं मार डाला था? ड्रैगन कितने अभिमानी थे। भले ही प्राचीन दानव हाथी भयंकर और दबंग था, इस समय नील ड्रैगन पवित्र पूर्वज निश्चित रूप से डरेंगे नहीं, और आर्यन के शरीर में अभी भी 2 बड़े दिग्गज थे। और भी अधिक कारण था कि वे पीछे न हटें। ब्लैक व्हाइट मुस्कुराई और नील ड्रैगन पवित्र पूर्वज के प्रति अपनी संतुष्टि व्यक्त की। पुराना राक्षस हंसा और बोला, बहुत खूब। प्राचीन स्वर्गीय दानव मैमथ स्पष्ट रूप से बहुत दुखी था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह क्रोधित होने वाला था। हालांकि इस समय हरे रंग की महिला ने उसे धीरे से सहलाया और शांत किया, और वह फिर से शांत हो गया। हरे कपड़े वाली महिला हल्के से मुस्कुराई और बोली, वह खरबों साल पहले की बात है। वर्तमान को देखो। क्या ड्रैगन के पास अभी भी बोलने की कोई जगह है? ड्रैगन अब तियान वंश के कुत्ते हैं। मुझे जमीन पर रौंदा जा रहा है और मैं उठ नहीं पा रहा हूं। उसके शब्दों में हत्या का इरादा भरा हुआ था।
उसके शरीर से निकलने वाली दमनकारी भावना प्राचीन स्वर्गीय दानव मैमथ से कम नहीं थी, बल्कि यह अधिक शक्तिशाली थी। नील ड्रैगन दिव्य पूर्वज अवाक रह गए। वास्तव में अब ड्रैगन आकाशीय जाति के पैरों तले कुछ ले जा रहे थे। वे आकाशीय जाति की रखवाली कर रहे थे और वर्तमान ड्रैगन कुलपति आलोक सिंह प्राचीन संसार में छिपा हुआ था, बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ड्रैगन अपना सिर नहीं उठा पा रहे थे। यह देखकर कि नील ड्रैगन अवाक रह गया था, हरे रंग की महिला ने ठंडी मुस्कान बिखेरी। उसकी मुस्कान में तिरस्कार भरा था। आर्यन ने उदासीनता से कहा, तियान वंश अब मजबूत है, लेकिन भविष्य में क्या वे समृद्ध होते रहेंगे? हरे कपड़े वाली महिला की आंखें घूम गईं। उसने आर्यन को घूरते हुए कहा, प्राचीन संसार में अभी भी एक शक्ति है जो तियान वंश को हिला सकती है। प्राचीन संसार को छोड़ो, प्राचीन संसार में भी ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तियान वंश हमेशा मजबूत रहेगा। एक ऐसा अस्तित्व जो आकाश को कुचल सकता है। यह बहुत दबंग था। इस तरह की दबंग आभा सीधे आर्यन की ओर बढ़ी। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां भींची और सीधे कहा, कोई भी हमेशा के लिए मजबूत नहीं रह सकता। वर्तमान तियान वंश अत्याचारी है, लेकिन आर्यन की नजर दृढ़ और उत्साही हो गई और उसने भारी मन से कहा, जल्द ही या बाद में मैं तियान वंश को अपने पैरों तले कुचल दूंगा। जैसे ही उसने समाप्त किया, हरे कपड़े वाली महिला के शरीर पर हत्या का इरादा तुरंत शक्ति में बदल गया। उसकी आंखें आर्यन पर ठंडी निगाहों से टिक गईं और उस क्षण ऐसा लगा जैसे आसमान ढह गया हो। आर्यन का मन और चेतना का सागर ऐसा लगा जैसे आकाश उलट गया हो। यह बहुत असहज था। यह एक विशाल हाथी के सामने खड़ी चींटी जैसा था। वह वास्तव में इसे सहन नहीं कर सका। यह जानना चाहिए कि उसकी चेतना का सागर एक तारा चेतना का सागर बन गया था। यहाँ तक कि एक शिखर ओवरलॉर्ड स्टेज का विशेषज्ञ भी उसे कुचल नहीं पाएगा, लेकिन उसके सामने वाली महिला केवल एक विचार से उसे ऐसा कर सकती थी। तो उसकी खेती कितनी ऊंची थी? ओवरलॉर्ड दायरे से भी ऊपर, सर्वोच्च दायरे। आर्यन का दिल ठंडा पड़ गया। नील ड्रैगन पवित्र पूर्वज के शरीर पर ड्रैगन शक्ति हिल गई, आर्यन को घेर लिया। यह भी इसी समय हुआ। हरे कपड़े वाली महिला पर हत्या का इरादा अचानक वापस ले लिया गया। वह हल्के से मुस्कुराई और अपने आप से बुदबुदाई, मैं गंभीर थी। क्या बुरी मानसिकता है। इसके बाद हरे कपड़े वाली महिला ने आर्यन की ओर देखा और कहा, हर किसी का एक सपना होता है। कुछ लोगों के सपने स्वर्ग की मदद से पूरे हो सकते हैं। कुछ लोगों के सपने, जैसे तुम्हारे, केवल एक सपना ही रह सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। हरे कपड़े वाली महिला ने अपना आत्मा कोड़ा हिलाया और प्राचीन दानव हाथी हिलने लगा। उसने अपने हाथी का पैर भारी उठाया और उस पर कदम रखा। बादल बिखर गए और आसमान गहरा गया। धमाका, गरज, गरज, हवा में बिजली की तरह विस्फोट हुआ। कुछ कदम चलने के बाद हरे कपड़े वाली महिला आर्यन की ओर मुड़ी और बोली, बच्चे, तुम्हारी प्रतिभा देखकर अच्छी लग रही है, अपने ड्रैगन को वीरों की सभा में लाओ। उस समय तुम्हारा एक अलग सपना भी हो सकता है। हाँ हाँ हाँ। यह कहकर प्राचीन दानव हाथी बादलों में गायब हो गया। मालिक, आपने उसे क्यों नहीं मारा? प्राचीन दानव हाथी ने भ्रमित होकर पूछा। वास्तव में उसका दिल हत्या के इरादे से भरा था। उस समय दानव हाथी जाति लगभग विलुप्त हो गई थी। अरबों वर्षों तक डार्क वर्ल्ड में निष्क्रियता। केवल जब सम्राट जुआन ने सफलता प्राप्त की, तभी वे फिर से प्रकाश देख सके। हालांकि
अभी ड्रैगन जमीन पर रेंग रहे थे, तियान वंश के पैरों तले कुत्तों की तरह। कियांग शेंग के बिना उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए पवित्र पूर्वज स्तर के ड्रैगन से मिलना आसान नहीं था, इसलिए वह उसे कुचलना चाहता था। बस उसे उसके मालिक ने रोक दिया था। हरे कपड़े वाली महिला ने उदासीनता से कहा, क्या तुम भूल गए कि पश्चिमी क्षेत्रों में हमारा मिशन क्या है? प्राचीन दानव हाथी थोड़ा गहरा हो गया। हरे कपड़े वाली महिला ने आगे कहा, सृजन की शक्ति पहले ही प्रकट हो चुकी है और यह पश्चिमी क्षेत्रों में है। इस मामले को अच्छी तरह से संभालना चाहिए। यदि यह व्यक्ति मेरे तियान वंश द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है तो उसे मार डालो। मैं निश्चित रूप से किसी को भी तियान वंश को धमकी देने की अनुमति नहीं दूंगी। हरे कपड़े वाली महिला अतुलनीय रूप से दृढ़ थी। नील ड्रैगन पवित्र पूर्वज की राहत और आर्यन की दृढ़ता। हफ। नील ड्रैगन दिव्य पूर्वज ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह वास्तव में अभी बहुत खतरनाक था। मुझे नहीं पता कि हरे कपड़े वाली महिला ने अंत में कार्रवाई क्यों नहीं की। आर्यन ने पूछा, तुम्हें कितनी आत्मविश्वास है? नील ड्रैगन दिव्य पूर्वज ने कुछ सेकंड तक सोचा और कहा, अगर मुझे प्राचीन दानव हाथी का सामना करना पड़ा तो मुझे स्टार फोर्जिंग ड्रैगन किंग कवच की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन उस हरे कपड़े वाली महिला के खिलाफ वह जारी नहीं रखा। आर्यन पहले ही समझ गया था और बुदबुदाया, क्या तियान वंश के सभी लोग अब इतने मजबूत हैं? अब वह जानता था कि हरे कपड़े वाली महिला की आभा इतनी परिचित क्यों थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह तियान वंश से थी। तियान वंश एक विशाल पहाड़ की तरह आर्यन के दिल पर कुचल रहा था, जिससे उसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। वीरों की सभा है ना? यह कहानी अभी आगे बढ़ेगी। क्या आर्यन तियान वंश को चुनौती दे पाएगा और अपने सपनों को साकार कर पाएगा? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3168। आपकी इच्छानुसार मैंने इस पैसेज का हिंदी में उपन्यास शैली में अनुवाद किया है, जिसमें सभी चीनी नामों को उनके स्थायी हिंदी समकक्षों से बदल दिया गया है। देवताओं का गोधूली। कठिनाई वास्तव में बढ़ गई है। यहाँ तक कि प्राचीन स्वर्गीय दानव हाथी भी प्रकट हो गया है। बूढ़ा राक्षस बुदबुदाया, मैंने स्पष्ट रूप से उन सभी को मार दिया था। और अगर मैंने उन सभी को नहीं भी मारा था तो भी उन प्राचीन स्वर्गीय दानव हाथियों को डार्क वर्ल्ड से बाहर आने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी। उसे अचानक याद आया कि काले और सफेद ने क्या कहा था। जितनी अधिक वे हिम्मत करते, आर्यन का मार्ग उतना ही कठिन होता। प्राचीन स्वर्गीय दानव हाथी का प्रकट होना सब कुछ समझाता था। काले और सफेद ने उदासीनता से कहा, खरबों वर्षों के विकास के बाद वर्तमान दुनिया हमारे समय की दुनिया नहीं रही। नाग वास्तव में एक ऐसी जाति के पैरों तले रौंदे जा रहे हैं जो पहले कभी प्रकट नहीं हुई, जैसे कुत्ते। यह अतीत में अकल्पनीय था। मुझे आश्चर्य है कि अगर गुरु को यह पता चला तो वह कितने पागल होंगे। बूढ़े राक्षस ने कहा, अगर गुरु को पता होता कि नाग ऐसे हो गए हैं तो मुझे डर है कि वह सबसे पहले नागों का सफाया करते और फिर उस तथाकथित तियान कुल को रौंद डालते। नाग पिछले कुछ वर्षों में बहुत असफल रहे थे। पूर्व अधिपति, प्राचीन विश्व के शासक, लेकिन अब वे तियान कुल के पहरेदार कुत्ते बन गए थे। अगर पूर्वज को पता चला तो क्या उन्हें कब्र से बाहर नहीं निकलना पड़ता? काले और सफेद का लहजा बदल गया और कहा, मैं भविष्य में इतनी आसानी से हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस बार स्वर्गीय दानव हाथी का दिखना संभवतः इसलिए है क्योंकि तुमने उसकी मदद की है।
तुम सभी राक्षसों के पूर्वज वास्तव में उसे राक्षसी संकट को नियंत्रित करने देते हो, इसका परिणाम। बूढ़े राक्षस ने अपना सिर खुजाया और उत्तेजित होकर हंसा। जितनी अधिक कठिनाई होगी उतनी ही अधिक व्यक्ति की दृढ़ता परिलक्षित होगी। मुझे लगता है कि थोड़ा और मुश्किल होना बुरा नहीं है, इसलिए मैं अगली बार भी ऐसा ही करूंगा। काले और सफेद। प्राचीन स्वर्गीय दानव हाथी का प्रकट होना इसलिए था क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक हस्तक्षेप किया था, लेकिन आर्यन के लिए यह इसलिए था क्योंकि सिस्टम उससे नाखुश था। हालांकि यह अब महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि तियान कुल के बलवान योद्धा प्रकट हुए थे, तो क्या उसे उन्हें मारने का कोई तरीका सोचना चाहिए। हरे कपड़े वाली महिला का स्तर अथाह था। अगर वह उसे हरा देता तो उसे कुछ अच्छी चीजें मिलनी चाहिए और कुछ स्तर ऊपर उठने चाहिए, है ना। गर्जना। नीला नाग पवित्र पूर्वज आर्यन के साथ जमीन पर उतरा। वे सहस्र शिखर पर उतरे। सहस्र शिखर पर कई लाशें पड़ी थीं। आर्यन के उतरने के बाद सहस्र महल और भी शांत हो गया और अंत में एक एक करके वे घुटने टेककर बाहर निकले। स्वर्गीय राजा युआन भी बाहर निकले। उनके शरीर पर कुछ घाव थे, लेकिन उनके बगल के सभी बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल थे। स्वर्गीय राजा युआन ने कहा, युवा स्वामी आर्यन, काम हो गया। आर्यन ने उन स्वर्गीय पवित्र बुजुर्गों पर एक नजर डाली और करारा जवाब दिया, इतना घमंड करना बंद करो। मैं तुम सभी को कुछ ही मिनटों में ठीक कर दूंगा, समझे। एक आकाशीय संत बुजुर्ग तुरंत घुटने टेककर बोले, युवा नाग, हम गलत थे। हम फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अब से आप अमर नीति संप्रदाय के अमर स्वामी और संप्रदाय नेता हैं। आर्यन ने हाथ हिलाया और कहा, रुचि नहीं। अगर उनके पास अनुभव की कमी न होती तो आर्यन उन सभी को मार देता। फिर आर्यन ने कहा, अमर निवास लौट चलो। नाग के सिर पर कदम रखते हुए नीला नाग पलट गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। वे स्वर्गीय पवित्र बुजुर्ग सभी डरकर कांपने लगे थे। स्वर्गीय राजा युआन ने उपहास किया, सुना तुमने? अगर तुम दिखावा करते रहे तो शायद अपने सिर खो दोगे। अमर निवास में वापस। आर्यन ने एक बार फिर अपनी घनी सच्ची आत्मा शक्ति जारी की। अगला, अमर निवास के लोग फिर से खेती करने लगे। संप्रभु योद्धा, हमें इससे कैसे निपटना चाहिए? वह स्त्री, उसकी अच्छी आकृति और अच्छी आकृति होनी चाहिए। इसके अलावा वह बहुत ठंडी है। एक तियान कुल की महिला। जब आर्यन ने हरे कपड़े वाली महिला की ठंडी और घमंडी अभिव्यक्ति के बारे में सोचा तो उसे थोड़ी बेचैनी हुई। वह उसे नग्न करना चाहता था। उसे ठंडा रहने दो। उसे ठंडा रहने दो। बस इतना ही। उसे नग्न करना आसान नहीं था। महासभा में अनगिनत विशेषज्ञ होने चाहिए। क्या वह तियान कुल की प्रतिनिधि है या वह अकेली है या तियान कुल के अन्य विशेषज्ञ भी हैं? आर्यन बुदबुदाया। तियान कुल के सभी विशेषज्ञों के पास एक प्राचीन विरासत की शक्ति है। वे सभी अतुलनीय रूप से बहादुर हैं। अगर यह फट जाता है। आर्यन ने चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींच लीं, 18 अमर आदेश निकाले और कहा, अभी मेरी ताकत बढ़ाने वाली एकमात्र चीज शायद ये अमर आदेश हैं। पिछली बार जब वह 6 लोगों के अमर विरासत कालकोठरी से गुजरा था तो आर्यन ने अमर आदेश को फिर से नहीं देखा था। उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि 6 लोगों के अमर कालकोठरी अमर टोकन में एकमात्र नहीं था। अन्य कालकोठरी भी होनी चाहिए और प्रत्येक कालकोठरी में शक्ति अतुलनीय रूप से मजबूत थी। अगर वह उन सभी को पार कर पाता। आर्यन ने 18 अमर आदेश अपने सामने रखे।
जैसा कि अपेक्षित था, एक अमर आदेश पर एक सुनहरा विस्मयादिबोधक चिन्ह चमक उठा। आर्यन ने उत्तेजित होकर अमर आदेश को पकड़ा और उसे हल्के से महसूस किया। सिस्टम ने भी आवाज दी, डिंग। खिलाड़ी आर्यन को देवताओं का गोधूलि सक्रिय करने के लिए बधाई। क्या आप प्रवेश करना चाहते हैं? हे भगवान! देवताओं का गोधूलि! आर्यन का दिल कांप उठा। तुम इतनी बड़ी बाजी खेल रहे हो? सिस्टम, तुम सच में मुझे मरते हुए देखना पसंद करते हो, है ना? तो मैं तुम्हें जी भरकर देखने दूंगा। आर्यन तुरंत रहस्यलोक में प्रवेश नहीं किया। इसके बजाय उसने तान दपाओ और अन्य लोगों को निर्देश दिया कि वे उसे परेशान न करें। वास्तव में यह उसका भौतिक शरीर नहीं था जो कालकोठरी में प्रवेश करता था, बल्कि उसका मन। हालांकि यह मन कालकोठरी में एक वास्तविक भौतिक शरीर की तरह था। यह खेल की दुनिया में प्रवेश करने जैसा था, इसलिए वह अनंत रूप से पुनर्जीवित हो सकता था। महासभा में अभी 8 दिन बाकी हैं। मैं इन 8 दिनों में इस कालकोठरी को निश्चित रूप से नष्ट कर दूंगा। प्रवेश करो। आर्यन चला और सीधे अमर आदेश में प्रवेश कर गया। जिस क्षण वह अमर आदेश में प्रवेश किया, आकाश धुएं से भर गया। दुनिया ढह रही थी, देवता गिर रहे थे, देवताओं की मूर्तियां ढह रही थीं, और दिव्य शक्ति विलीन हो रही थी। जिस स्थान पर आर्यन खड़ा था, वह लावा का एक समुद्र था। वह आकाश से गिरा और सीधे लावा में गिर गया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, वह राख में जल गया। डिंग। चुनौती विफल। हाफ हाफ हाफ। आर्यन ने गहरी सांस ली, धत तेरे की। इससे पहले कि वह यह पता लगा पाता कि क्या हो रहा था, उसे नहीं पता था कि अगर उसने कोशिश की तो वह मर जाएगा। कठिनाई 6 दांव अमर कालकोठरी से भी अधिक थी। आर्यन ने सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया और बुदबुदाया, मेरे स्टार बॉडी को पल भर में पिघलाने में सक्षम यह लावा की आग निश्चित रूप से सरल नहीं है। फिर से आर्यन फिर से प्रवेश किया। उलाला! वह फिर से लावा के अनंत समुद्र में गिर गया। आर्यन ने चारों ओर देखा और उड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई मौका नहीं दिया गया। ऐसा लग रहा था कि लावा में एक बहुत बड़ा खिंचाव बल था जिसने उसे फिर से अंदर खींच लिया। गुलुलू! कुछ आग के बुलबुले दिखाई दिए और आर्यन का शरीर फिर से राख में बदल गया। यह एहसास बहुत असहज था, जैसे उसकी आदिम आत्मा जलकर मरने वाली थी। फिर से आर्यन ने लावा सागर की अजीबोगरीबता महसूस की। अभी उसने विरोध नहीं किया। प्रवेश करने के बाद वह सीधे लावा सागर में कूद गया। हालांकि उसके बाएं हाथ पर एक अतिरिक्त लौ थी। अंडरवर्ल्ड फायर। प्राचीन विरासत, अंडरवर्ल्ड फोर्स। स्वॉर्ड एल्डर ने एक बार कहा था कि प्राचीन विरासत खेती करने की शक्ति थी। अगर यह आग थी, तो आग की खेती करो। अंडरवर्ल्ड फायर भी एक प्रकार की आग थी। इस हेल मैग्मा का सामना करते हुए जो सब कुछ जला सकता था, वह अंडरवर्ल्ड फायर की खेती के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। गर्जना! अंडरवर्ल्ड फायर खूब फला फूला और सीधे आर्यन को लपेट लिया। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को जारी रखूं, या आपके पास कोई और पैसेज है जिसका आप अनुवाद करवाना चाहते हैं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3169 3170। बहुत बढ़िया। अब मैं इस पैसेज को उपन्यास की तरह हिंदी में प्रस्तुत करूंगा, जिसमें आपके द्वारा प्रदान किए गए सभी अनुवादित नामों का उपयोग किया जाएगा। स्वर्गीय जाति, रहस्यमय सम्राट। वह वहीं था।
उसे भली भांति ज्ञात था कि आर्यन पर लगे शाप के निशान कहाँ से आए थे। वे रहस्यमय सम्राट के चिन्ह थे। यह ऐसा था मानो किसी दास को दागा गया हो, जिससे उसे खोजना और शिकार करना आसान हो जाए। पुराने दानव ने गहन विचार किया और पूछा, रहस्यमय सम्राट? मैंने उसका नाम कभी नहीं सुना। वह कहाँ से है? ब्लैक व्हाइट ने उत्तर दिया, उसे आदिम विश्व में सबसे शक्तिशाली होना चाहिए। वह प्राचीन दुनिया में सभी शक्ति के प्रजनन को नियंत्रित करता है। प्राचीन विरासत शक्ति का 90% उसके हाथों में है। धत तेरे की! प्राचीन विरासत शक्ति का 90% पुराने दानव को गहरा झटका लगा। कुछ ही चीजें थीं जो उसे इतना चौंका सकती थीं। यह 90% प्राचीन विरासत शक्ति थोड़ी भयावह थी। विरासत शक्ति का 90% का अर्थ था कि वह प्राचीन दुनिया के 90% संसाधनों को नियंत्रित कर सकता था। यह असाधारण था। प्राचीन दुनिया मातृविश्व थी। यह एक वास्तविक उच्चस्तरीय तल था। वहां उत्पन्न होने वाली शक्ति सबसे मजबूत थी। आदिम विश्व का स्वर्ग का सच्चा आत्मा, निचले तलों की आध्यात्मिक ऊर्जा, युआन क्यूई, और सभी प्रकार के स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा प्राचीन दुनिया में उत्पन्न होती थी। उसने प्राचीन विरासत शक्ति का 90% नियंत्रित किया। इसे वर्णित करने के लिए केवल एक ही शब्द था, भयानक। पुराने दानव ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे पतन के बाद ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति उत्पन्न होगा। हमारे स्वामी ने भी इतनी प्राचीन विरासत शक्ति को नियंत्रित नहीं किया था। ब्लैक व्हाइट ने कहा, स्वामी ने अन्य प्राचीन विरासत शक्ति को नियंत्रित करने की परवाह नहीं की। पुराने दानव ने कहा, यह सही है। उसकी एक शक्ति 10,000 को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। उसके द्वारा उल्लिखित 10,000 शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन विरासत शक्ति थी। पुराने भूत इस बारे में बात नहीं करते हैं। जब शाप का निशान टूटेगा तो क्या होगा? पुराने दानव ने विषय को वापस खींचा। वह जानना चाहता था कि आर्यन का क्या होगा। यदि उसके शरीर को कुछ होता तो क्या वह बहुत सा चेहरा नहीं खो देता? शक्तिशाली सहस्त्र दानव पूर्वज का मेजबान शरीर मर गया। क्या उसके पास भविष्य में जीने का कोई चेहरा बचेगा? ब्लैक व्हाइट ने कहा, वह ठीक रहेगा। लेकिन स्वर्गीय जाति को उस पर शाप का निशान मिलेगा। यदि यह इतना मजबूत होगा तो वे उसे मारने के लिए लोगों को भेजेंगे। रहस्यमय सम्राट ने 1000 विश्व पीछा जारी किया है। यह सुनकर पुराना दानव उत्साहित हो गया। हा हा हा! हजारों विश्व पीछा! क्या यह उसे मारने के लिए है? क्या चिंता करने की कोई आवश्यकता है? मेरी पूंछ की चिंता। आओ, चाहे कितने भी आएं, मैं उन सबको मार डालूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि इस दुनिया में ऐसा कोई है जो मौत से नहीं डरता। कहे, जब तक कोई लड़ाई होती, जब तक कोई लोग मारते, पुराना शैतान उबल उठता। उसे परिणामों की परवाह नहीं थी और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह किस तरह के विशेषज्ञों से मिलेगा। यही एक दानव का स्वभाव था। वह जीवन और मृत्यु के प्रति उदासीन था और यदि वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता था तो वह लड़ेगा। हालांकि ब्लैक व्हाइट अलग था। वह पुराने शैतान से पहले जागृत हुआ था। वह जानता था कि इस दुनिया की शक्ति प्रणाली उनके समय के आदिम अराजकता विश्व की तुलना में अधिक पूर्ण थी और स्वर्ग का कुल बहुत मजबूत था। इसके अलावा वह आर्यन के साथ बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, जिससे आर्यन का भविष्य का मार्ग और अधिक कठिन हो जाए। स्वर्गीय दानव हाथी ने सब कुछ समझाया। उसकी भौहें अनैच्छिक रूप से कस गईं। फू! उसने धीरे से एक सांस छोड़ी। फिर
ब्लैक व्हाइट ने गंभीरता से कहा, शैतानी वृक्ष, मैं तुम्हारा शरीर उधार लेना चाहता हूं। प्राचीन दानव वृक्ष के जवाब का इंतजार किए बिना ब्लैक व्हाइट की शक्ति प्राचीन दानव वृक्ष के शरीर में उमड़ पड़ी। प्राचीन दानव वृक्ष कराह उठा, क्या तुम इसे उधार लेना कहते हो? बस एक गर्जना हुई। शक्तिशाली प्राचीन शैतानी तरल पदार्थ निकला, जो तरल पदार्थों की धाराओं का निर्माण कर रहा था जो आर्यन के शरीर को ढक रहे थे। प्राचीन शैतानी तरल पदार्थ के भीतर की शक्ति तीव्रता से अवशोषित हो रही थी। धूम धूम, शाप के निशान की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ गई, लेकिन वह गायब नहीं हुआ। इसके अलावा आर्यन के शरीर पर शाप का निशान और भी फैलता गया। ब्लैक व्हाइट का विचार पीछे हट गया और उसने एक गहरी सांस ली। प्राचीन दानव वृक्ष एक पल में नपुंसक हो गया था। उसका पूरा शरीर सूख रहा था और उसका शरीर ब्लैक व्हाइट के उपभोग को बिल्कुल भी सहारा नहीं दे सकता था। हालांकि प्राचीन दानव वृक्ष को कोई शिकायत नहीं थी। जब तक वह आर्यन को बचा सकता था, तब तक वह मरने पर भी भौहें नहीं सिकोड़ेगा। जीवन का झरना तेजी से प्राचीन दानव वृक्ष को अपनी शक्ति जारी कर रहा था। जीवन के झरने के पोषण से प्राचीन दानव वृक्ष थोड़ा स्थिर हो गया। पुराना शैतान हंसा और बोला, पुराने कमीने, तुम अभी भी कह रहे हो कि तुम नहीं कर सकते। क्या तुम अब स्थिति को नियंत्रित नहीं कर रहे हो? एक गरिमामय सील का सम्राट कैसे बेकार हो सकता है? ब्लैक व्हाइट ने पुराने शैतान पर आंखें घुमाईं और कहा, मैंने शाप के निशान की शक्ति को केवल सबसे निचले स्तर तक कमजोर किया है। मैं इसे छिपा नहीं सकता। यह दुनिया। ब्लैक व्हाइट ने शाप के निशान की शक्ति को महसूस किया। यह वास्तव में मजबूत था। वह स्वर्गीय कुल का सम्राट जुआन निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। स्वर्गीय कुल दिव्य महल। कुछ सफेद बालों वाले बड़ों ने एक ही समय में अपनी आंखें खोलीं, एक चमकदार रोशनी चमकी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और कहा, पश्चिमी क्षेत्र में स्वर्गीय कुल का शाप का निशान। हालांकि यह मजबूत नहीं है, हमें उस व्यक्ति को गंभीरता से लेना चाहिए जिसे सम्राट जुआन मारना चाहता है। पश्चिमी क्षेत्र। क्या किंगडे नहीं गया? उसे इसे संभालने दो। शाप के निशान की शक्ति मजबूत नहीं है, इसलिए इसे संभालना मुश्किल व्यक्ति नहीं होना चाहिए। भले ही ऐसा हो, किंगडे की ताकत के साथ नश्वर दुनिया में बहुत से लोग नहीं हैं जो उसे रोक सकते हैं। एक बूढ़े व्यक्ति ने उदासीनता से कहा। उन्होंने अभी-अभी सम्राट जुआन के शाप के निशान का पता लगाया था। इस तरह के व्यक्ति के लिए वे तुरंत मारने का आदेश देंगे, क्योंकि शाप के निशान वाला हर व्यक्ति वह था जिसे सम्राट जुआन मारना चाहता था। ठीक वैसे ही जैसे यमराज जिसे मारना चाहते थे। जीवन और मृत्यु की पुस्तक में नाम पहले ही अंकित हो चुका था। वे उसे कैसे जीने दे सकते थे? किंगडे की ताकत बुरी नहीं है। हालांकि सुरक्षा के लिए शेन यी और हु वेई को भी साथ जाने दो। ज्येष्ठ भ्राता, तुम इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हो। एक किंगी इस पश्चिमी क्षेत्र को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है और तुम शेन यी और हु वेई को भी भेज रहे हो। क्या तुम आदिम अराजकता के 8 क्षेत्रों में एक छेद उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? यह सही है, यह इसके लायक नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने उदासीनता से कहा, कुछ समय पहले प्राचीन विश्व के निकास द्वार पर लगातार उतार चढ़ाव हो रहे थे। प्राचीन विश्व से पहले ही 2 विशेषज्ञ बाहर आ चुके हैं। वायलेट गोल्ड डिवाइन गार्ड्स के बारे में मत भूलना। सबके चेहरे काले पड़ गए। एक पूरी सेना का सफाया हो गया। लाशें भी नहीं मिली। यदि ऐसा व्यक्ति था तो उन्हें वास्तव में इसे गंभीरता से लेना था। ज्येष्ठ भ्राता के कहने पर ही करते हैं।
पुरुषों, शेनयी और हुवेई को आदेश भेजो। उन्हें पश्चिमी क्षेत्र जाने दो और किंगई से पहले मिलो, फिर कोई योजना बना। इसके अलावा सम्राट जुआन के प्राचीन विश्व में प्रवेश करने से पहले उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिया था कि हमें उस व्यक्ति को खोजना चाहिए जिसने सृजन की शक्ति विकसित की है। जैसे ही हमें वह मिल जाए, हमें उसे स्वर्ग महल में वापस लाना चाहिए। समझा? स्वर्ग महल के एक अन्य हिस्से में दो प्राचीन जानवर गरजे और सीधे शून्य में कूद गए और गायब हो गए। स्वर्ग शुद्धिकरण झील में कई विशालकाय ड्रैगन चुपचाप नीचे पड़े थे। नीले ड्रैगन कुलपति की आंखें थोड़ी हिल गईं। फिर बारी आर्यन की थी। वह नहीं जानता था कि वास्तविकता में उसके शरीर का क्या हुआ था और उसे परवाह भी नहीं थी। वह प्राचीन विरासत को बेहतर बनाने के इस अवसर को नहीं गंवाएगा। हालांकि एक बात वह सुनिश्चित कर सकता था, वह यह था कि वह अब वास्तव में अच्छा महसूस कर रहा था, क्योंकि अंडरवर्ल्ड की शक्ति अभी भी मजबूत होती जा रही थी। गड़गड़ाहट। निशान में अंडरवर्ल्ड की शक्ति में एक और शक्तिशाली परिवर्तन हुआ। डिंग। सिस्टम नोटिफिकेशन। अंडरवर्ल्ड की शक्ति का स्तर बढ़ गया। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFN, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर है, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको।